वो है डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुलम, नीड ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम के बारे में आज बात करनी है कि समावेशी शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए। यहाँ जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुलम। डिफरेंशिएशन का ऐसे तो शाब्दिक अर्थ होता है भेद, है ना, या भेदभाव, हम डिफरेंशिएशन को कह सकते हैं। पर यहाँ पे डिफरेंशिएशन का मतलब है कि करिकुलम में कुछ संशोधन करना, कुछ अनुकूलन करना। यहाँ पे डिफरेंशिएशन का मतलब है पाठ्यक्रम में संशोधन या अनुकूलन करना। तो हेडिंग डालिए, पाठ्यक्रम डिफरेंशिएशन। ओके, लिखिए, पाठ्यक्रम डिफरेंशिएशन का अर्थ है कि एक समावेशी विद्यालय में पाठ्यक्रम को कक्षा के प्रत्येक छात्र की आवश्यकता अनुसार अनुकूलित या संशोधित करना। आगे लिखिए, इसके द्वारा समावेशी कक्षा में सामान्य एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अर्थपूर्ण अधिगम के अवसर प्रदान किए जाते हैं। मौसमी, अपना माइक म्यूट करो बेटा। मौसमी गौतम, अपना माइक्रोफोन म्यूट करिए, आपको कुछ कहना है? ठीक है, लिख लिया, अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब थोड़ा इसको समझने का प्रयास करिए कि जैसा कि हमने अभी तक ये पढ़ा कि हम एक समावेशी विद्यालय किस तरह से उसका निर्माण करते हैं और समावेशन का क्या मतलब होता है कि विद्यालय में सामान्य छात्र और विशेष छात्र एक साथ बैठ के पठन पाठन करते हैं। पाठ्यक्रम डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ कि कक्षा में सामान्य छात्र और विशेष छात्र दोनों हैं, तो प्रत्येक छात्र को हम जो भी पढ़ा रहे हैं या जो भी अधिगम करा रहे हैं वो प्रत्येक छात्र तक पहुंचे, प्रत्येक छात्र उस अधिगम को ले पाए, ग्रहण कर पाए, उसको अनुभव कर पाए। इसके लिए जो भी पाठ्यक्रम हम पढ़ा रहे हैं उसमें अपने कक्षा के सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम जो भी संशोधन करते हैं
जो भी अनुकूलन करते हैं उसी को हम बोलते हैं पाठ्यक्रम डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सामान्य बच्चे भी हैं और विशेष बच्चे भी हैं, तो हमें जो भी विषय वस्तु पढ़ानी है उसमें हमें कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ता है, चाहे हमें पढ़ाने के तरीके में बदलाव करना पड़े, चाहे हमें विषय वस्तु में बदलाव करना पड़े, चाहे हमें पढ़ाने के समय में बदलाव करना पड़े। तो हम जिस भी तरह का संशोधन करते हैं उन बच्चों को अर्थपूर्ण अधिगम प्रदान करने के लिए, उसे ही हम कहते हैं पाठ्यक्रम डिफरेंशिएशन। पाठ्यक्रम डिफरेंशिएशन के क्या क्या लाभ है, डालिए पाठ्यक्रम डिफरेंशिएशन के लाभ। सबसे पहला जो लाभ है, फर्स्ट पॉइंट, प्रत्येक बच्चे को उसकी लर्निंग स्टाइल के अनुसार पढ़ाया जाए। प्रत्येक बच्चे को उसकी लर्निंग स्टाइल के अनुसार पढ़ाया जाए। लर्निंग स्टाइल का मतलब होता है सीखने का तरीका। हर बच्चे का किसी भी विषय को, किसी भी चीज को सीखने का, समझने का, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। उदाहरण के लिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी भी विषय वस्तु को सुनकर ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, उनको वो किसी चीज को सुन लेते हैं और उन्हें वो याद हो जाता है और उनको समझ में आ जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सिर्फ सुन के वो चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाते जब तक उनके सामने नोट्स ना हो, कुछ लिखित में सामग्री ना हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि जब तक वो देखे ना तब तक वो नहीं सीख पाते हैं। बिना देखे वो कोई चीज सिर्फ सुन के नहीं सीख पाते हैं जब तक उनके सामने कोई चीज, कोई पिक्चर के माध्यम से या किसी और माध्यम से उनको प्रस्तुत ना किया जाए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्वयं करके, जब कोई कार्य स्वयं करते हैं तभी वो उसको सीख पाते हैं। तो ये कुछ भिन्न भिन्न लर्निंग स्टाइल्स होती हैं बच्चों में, अलग अलग बच्चों में अलग अलग लर्निंग स्टाइल होती है। तो अगर एक शिक्षक ये जान ले कि हम मेरी कक्षा में जो बच्चे हैं उसमें से कितने बच्चों का लर्निंग स्टाइल जो है वो ऑडियो है, कितने बच्चे का विजुअल है, कितने बच्चे देख के सीख सकते हैं, कितने बच्चे सुन के सीख सकते हैं, कितने बच्चों को लिखित चीजों को ज्यादा देख के सीखने में सहूलियत होती है। तो अगर लर्निंग स्टाइल के बारे में अध्यापक को पता है तो वो अपने पाठ्यक्रम को उसी के अनुसार ढाल सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है और बच्चे को उनके आवश्यकता अनुसार पढ़ा सकता है। तो लर्निंग स्टाइल के माध्यम से इसमें हम पढ़ा सकते हैं डिफरेंशिएशन में। दूसरा पॉइंट है, इससे ये लाभ होता है कि हर बच्चे का अलग एजुकेशनल प्लान होता है। हर बच्चे का अलग एजुकेशनल प्लान होता है, मतलब कक्षा में जितने भी बच्चे हैं सबका अलग अलग एजुकेशनल प्लान बनाया जाता है और प्रत्येक बच्चे को क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, इसका पूरा डेटा जो है, इसके बारे में पूरी जानकारी अध्यापक को होती है। तो हर बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, हर बच्चे की क्या डेफिसिट एरिया है, कौन कौन से उसके पावर, कौन कौन से ऐसे कौशल हैं जिसमें वो अच्छा कर रहा है, कौन कौन से ऐसे कौशल हैं जिसमें उसको ज्यादा इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, इन सब के बारे में भी टीचर को पता चल जाता है। थर्ड पॉइंट है कि शिक्षक की कौशल क्षमता का विकास होता है इससे। और क्या, जब
जब शिक्षक प्रत्येक बच्चे के बारे में प्रत्येक बच्चे का असेसमेंट कर रहा है, उसका अलग से रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, उसकी लर्निंग स्टाइल के बारे में जान रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, जो अध्यापक है उसका खुद का भी तो कौशल डेवलप हो रहा है, उसका खुद का भी विकास हो रहा है, उसके अंदर दक्षता आ रही है और ज्यादा बच्चों के साथ कार्य करने की, बच्चों को किस तरह से इस चीजों को हम समझा सकते हैं, अगर एक तरीके से नहीं समझा तो हम इसमें क्या संशोधन कर सकते हैं। तो ये सारे जो कार्य दक्षता है, ये सारी जो कौशल क्षमता है, इसका विकास अध्यापकों में भी होता है डिफरेंशिएशन के द्वारा। अगला पॉइंट, डिफरेंशिएशन का अगर हम प्रयोग करते हैं, पाठ्यक्रम में अनुकूलन करते हैं, तो कोई भी बच्चा, ठीक है, पठन पाठन से वंचित नहीं रहता। हर बच्चे को हम शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करते हैं, हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ने का हम प्रयास करते हैं, कोई बच्चा छूटता नहीं है, क्योंकि हमने हर बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त कर रखी है और हर बच्चे को शिक्षा और अधिगम में शामिल कर रहे हैं, इसलिए कोई बच्चा छूटता नहीं है इसके माध्यम से। और पांचवा पॉइंट क्या है इसका, कि पाठ्यक्रम में एक तरह से लचीलापन आ जाता है, पाठ्यक्रम में एक तरह से लचीलापन आ जाता है, फ्लेक्सिबल होता है हमारा पाठ्यक्रम, अगर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, जिससे जब भी आवश्यकता पड़े तब हम पाठ्यक्रम में संशोधन कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल बच्चे के हिसाब से, उसकी आवश्यकता के हिसाब से, उसकी क्या रुचि है, क्या योग्यता है, ठीक है, उसके हिसाब से हम पाठ्यक्रम में संशोधन कर सकते हैं, जो भी बच्चे की आवश्यकता है। तो इसलिए हमारा जो मेन फोकस क्या होता है, वो बच्चा होता है, कि बच्चे को क्या आवश्यकता है, इसकी कौन कौन सी विशेष नीड्स हैं, हमें क्या क्या बातों पे फोकस करना है, किस किस तरह की शैक्षिक सामग्रियां रखनी है, क्योंकि समावेशन है, हम एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, हमें उस टॉपिक को सब बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, तो हमारे पास उतने संसाधन उपलब्ध होने चाहिए कि एक टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं और हर तरह का बच्चा उसको समझे, ठीक है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, जैसे अगर हम कक्षा में सोलर, जो हमारा सोलर सिस्टम होता है, ठीक है, उसके बारे में मान लीजिए हमें पढ़ाना है बच्चे को, कि सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं और उनके क्या क्या नाम हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बारे में हम बच्चों को सोशल स्टडीज के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं। कक्षा में सामान्य बच्चे भी बैठे हैं, दृष्टिबाधित भी बैठे हैं, श्रवणबाधित भी बैठे हैं और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप भी बैठे हैं, बौद्धिक अक्षम बच्चे भी बैठे हैं। टॉपिक हमारा है सोलर सिस्टम। तो हम किस तरह से अपनी विषय वस्तु में, अपने पढ़ाने के तरीकों में, अपनी शिक्षण सामग्रियों में कैसे भिन्नता लाएंगे, जिससे एक साथ सारे बच्चे इस कंसेप्ट को समझ सके। जब सोलर सिस्टम की बात करेंगे, तो जो हमारे दृष्टिबाधित बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए हम एक टेक्टाइल चार्ट तैयार कर सकते हैं, जिसमें हम सूर्य दिखा सकते हैं और थोड़ी थोड़ी दूरी पे सारे ग्रह, उसमें ब्रेल में लिखे हो ग्रहों के नाम और उनकी दूरी, और इस तरह से एक मैप बना सकते हैं या चार्ट बना सकते हैं ब्रेल में बच्चों के लिए, जो कि हम उन बच्चों को दे सकते हैं जब हम पढ़ा रहे हों। जो हमारे श्रवण बाधित बच्चे हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बड़ा सा मॉडल बना के सामने रख सकते हैं, ठीक है, और सारे ग्रह, सूर्य के नाम, सूर्य और सारे ग्रहों के नाम एक चार्ट पे लिख के सामने टांग सकते हैं, जिससे वो उसको पढ़ सके और मॉडल को देख के समझ सके। ऐसे जो बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं, उनके लिए भी जो मॉडल हमने बनाया है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्लास के ही बच्चों को हम सूर्य और भिन्न भिन्न प्लैनेट बना के एक एक्टिविटी के रूप में इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारा टॉपिक क्या था, सोलर सिस्टम।
और हमारे क्लास में भिन्न भिन्न आवश्यकता वाले बच्चे हैं। हमने उन सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने विषय वस्तु को पढ़ाया। तो अब इससे क्या फायदा हुआ कि जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो उन्हें भी समझ में आया, क्योंकि वो सुन रहे हैं शिक्षक की बात, और उनके हाथ में जो टैक्टाइल मैप है, ब्रेल लिपि लिखा हुआ, उसको वो उसका उपयोग भी कर रहे हैं। फिर जो श्रवणबाधित बच्चे हैं वो सारे ग्रहों के नाम जो लिखे हैं उसको पढ़ पा रहे हैं और मॉडल के रूप में देख पा रहे हैं। बौद्धिक अक्षम बच्चे जो हैं वो एक्टिविटी के माध्यम से उसको कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। तो एक ही कंसेप्ट के लिए हमने 3 डिफरेंट टेक्निक्स का यूज किया और सारे बच्चों को एक साथ उस विषय में इन्वॉल्व कर लिया। यही होता है डिफरेंशिएशन, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। हमने क्या किया, हमने छोटे छोटे से संशोधन किए, छोटे छोटे से अनुकूलन किए और सारे बच्चे एक साथ कंसेप्ट को समझने लगे। अगर मान लीजिए अध्यापक जो है वो सिर्फ खड़ा होकर बोल रहा होता कि सोलर सिस्टम है उसमें सूर्य होते हैं, उसमें ग्रह होते हैं, ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं, तो इससे कितने बच्चों को समझ में आ रहा होता? सामान्य बच्चे शायद कुछ हद तक समझते बस, है ना, अगर पाठ पढ़ के खाली सुना दिया होता। लेकिन जब ये भिन्न भिन्न एक्टिविटीज की गई अध्यापक के द्वारा, तो हमने ज्यादा बच्चों को और भिन्न भिन्न आवश्यकता वाले बच्चों को सोलर सिस्टम का कंसेप्ट दे दिया और हम उसमें सफल हुए। और इसके बावजूद भी अगर अध्यापक को ये लगता है कि शायद बच्चे ने नहीं समझा या उसको और ज्यादा समझाने की जरूरत है, तो उसके लिए अतिरिक्त शैक्षिक सपोर्ट हम उसको प्रदान कर सकते हैं। तो बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए बार बार उसको दोहराते हुए एक्टिविटीज के द्वारा करवाना, और श्रवणबाधित और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए हम टैक्टाइल, ब्रेल और मॉडल्स पिक्चर का यूज करके कोई भी कंसेप्ट उनको आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो यही है डिफरेंशिएशन। अब समझ में आया आप लोग को डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, यस मैम। ठीक है, ओके, चलिए। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और उससे क्या क्या लाभ होते हैं। अब हम डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं? तो 4 तरह से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन हम 4 तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला, कंटेंट में डिफरेंशिएशन करना। कंटेंट मींस विषय वस्तु। विषय वस्तु में अनुकूलन करना। दूसरा है प्रोसेस में अनुकूलन करना। प्रोसेस में अनुकूलन करना, प्रक्रिया में अनुकूलन करना। तीसरा है थर्ड इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में अनुकूलन करना। प्रोडक्ट का मतलब कि बच्चे ने जो सीखा हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, बच्चे ने कितना प्राप्त किया। ठीक है, वो मूल्यांकन का जो तरीका है उसमें भी हमने क्या अनुकूलन किया, तो मूल्यांकन में अनुकूलन करना। और चौथा जो हमारा है तरीका वो है लर्निंग एनवायरनमेंट। अधिगम का जो वातावरण है जहां पे हम अधिगम करवा रहे हैं उसमें हमने क्या क्या संशोधन किए। तो ये 4 तरह से हम संशोधन कर सकते हैं, कंटेंट में, प्रोसेस में, प्रोडक्ट में और लर्निंग एनवायरनमेंट में। कंटेंट में कैसे कर सकते हैं संशोधन? पहला है कंटेंट। उसमें कैसे कर सकते हैं? जो भी विषय वस्तु हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को या बता रहे हैं, ठीक है, उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको हम प्रिंट फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है, और किसी जैसे मैंने कल बताया था कि पेयरिंग करते हैं, हम बडीज बनाते हैं, तो बडी के माध्यम से दूसरे बच्चों की सहायता करवा सकते हैं। और
बार बार विषय वस्तु को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कैसे कैसे संशोधन कर सकते हैं कि जो भी हमारी विषय वस्तु है उसको रिकॉर्ड करके दे सकते हैं, प्रिंट फॉर्म में दे सकते हैं, सेंटेंसेस को बार बार हम दोहरा सकते हैं और बॉडी के माध्यम से एक दूसरे को हम विषय वस्तु को समझा सकते हैं। इस तरह से हम कंटेंट में अनुकूलन कर सकते हैं। दूसरा है प्रोसेस। प्रोसेस में कैसे अनुकूलन कर सकते हैं? मैम जैसे कि प्रैक्टिकल करा के हम किसी भी विषय वस्तु को अगर समझा रहे हैं तो प्रत्यक्ष रूप में अगर हम समझाएं किसी चीज को, थ्योरिकल ना समझा के किसी कोई चीज उनसे कराकर, कोई क्रिया कराकर, कोई आपस में ही ऐसे जो बड़ी बनाएंगे, हम पेयरिंग करेंगे, उनमें आपस में ही क्रियाएं कराकर हम सिखा सकते हैं किसी चीज को। यस, वेरी गुड, यस, कि हम जो भी उनको जो भी हम कंसेप्ट दे रहे हैं उसका हैंड ऑन एक्सपीरियंस कराएं। हैंड ऑन एक्सपीरियंस मीन्स कक्षा में उसी समय सारे बच्चों को किसी न किसी गतिविधि में शामिल करके और तब उनको सिखाएं। तो उससे क्या होगा कि बच्चों के जो कंसेप्ट होता है वो और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेस में अनुकूलन। थर्ड है प्रोडक्ट में अनुकूलन। प्रोडक्ट में अनुकूलन कैसे कर सकते हैं? प्रोडक्ट का जैसे कि मतलब कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, है ना? तो उसके लिए हम जो हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं उसमें थोड़ा सा संशोधन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसा कि मैम अभी चल रहा है कि जो भी अब तक हमारे थ्योरिकल पेपर होते थे अब ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, उनको ऑब्जेक्टिव बेस्ड उनका मूल्यांकन किया जा रहा है, या हम्म, वर्बली किसी चीज को मूल्यांकन करना, वर्बली हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जो लड़के विजुअली इम्पेयर्ड जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, वो किसी चीज को लिखने में उतना सक्षम नहीं होते हैं जितना कि वो जो है वर्बली बोलने में सक्षम होते हैं। इस तरीके से अलग अलग तरीके से मूल्यांकन किया जा सकता है। यस, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें ये जानना है कि बच्चे ने कितना सीखा है, तो हम उसे अवसर प्रदान करें। कोई जरूरी नहीं है कि हम उनका लिखित एग्जाम लें। ठीक है, जो बच्चे लिखित रूप में एग्जाम दे सकते हैं उनका हम लिखित रूप में एग्जाम ले सकते हैं या उनसे लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं उनसे फीडबैक। जो बच्चे नहीं ले सकते हैं हम उनको वर्बली उनसे पूछ सकते हैं, है ना, मौखिक रूप से उनसे फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपने आइडियाज को, अपनी नॉलेज को और अन्य माध्यमों से भी प्रेषित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो किसी पपेट शो के माध्यम से कर सकते हैं या किसी स्टोरी के माध्यम से कर सकते हैं। तो जो भी माध्यम हो, हम बच्चे के ज्ञान को, बच्चे ने कितना जाना उसको समझने के लिए हम उन्हें भिन्न भिन्न क्रियाओं में भी लगा सकते हैं। जो भी हमारा कंसेप्ट हमने पढ़ाया उसके लिए हम छोटे छोटे ग्रुप्स बना के कहते हैं चलिए हम आपने जो सीखा उसको करके दिखाओ। बहुत से बच्चे बोल नहीं सकते अच्छे से, लिख नहीं सकते, पर अपनी बातों को थ्रू एक्शंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमें इस तरह के बच्चों को अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे बच्चे जो भी उन्होंने सीखा है उसको अभिव्यक्त कर सके। अभिव्यक्ति बहुत जरूरी होती है। सीखना एक बात है, पर सीखी हुई चीजों को अभिव्यक्त करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभिव्यक्ति के मौके देना हर बच्चे को उसके हिसाब से। अगर अगर वो अपनी बातों को लिखित रूप में कहना चाह रहा है तो ठीक है, मौखिक रूप में कहना चाह रहा है तो ठीक है, थ्रू एक्शंस कहना चाह रहा है तो भी ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट को भी भिन्न भिन्न तरीके से प्राप्त करना चाहिए। और लास्ट है लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट का मतलब ये हुआ कि जिस वातावरण में हम बच्चे को पठन पाठन करा रहे हैं वो वातावरण कैसा होना चाहिए? वो वातावरण शांति प्रिय होना चाहिए, आसपास ज्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए वातावरण में जहां हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और हमें बच्चे के जो भी हम कंसेप्ट दे रहे हैं उस कंसेप्ट के लिए हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार के टीएलएम होने चाहिए, शैक्षिक सामग्रियां उपलब्ध होनी चाहिए जिससे बच्चे के कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। और हमें ये बात बच्चों को बतानी चाहिए कि
देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक जगह बैठ के शांति से अपना काम करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एक जगह बैठ के उनको चीजें समझ नहीं आती हैं, वो खड़े हो जाएंगे, वो ब्लैक बोर्ड तक आ जाएंगे, चार्ट चार्ट छू के देखेंगे, टीएलएम्स को अपने आप से करेंगे। तो कुछ बच्चे थोड़ा सा इस टाइप के भी होते हैं कि आप उनको एक जगह बैठा के नहीं पढ़ा सकते। तो इस तरह का वातावरण भी होना चाहिए और दूसरे बच्चों को भी ये बात समझानी चाहिए कि हर बच्चा अपने हिसाब से पढ़ रहा है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बच्चा बैठ के पढ़ रहा है तो दूसरा बच्चा भी बैठ एक जगह शांति से बैठ के पढ़ेगा। हो सकता है वो बैठ के नहीं पढ़ पाता हो, उसको ब्लैक बोर्ड के पास आके देख के ज़्यादा समझ में आ रहा हो, या वो जो शिक्षण सामग्रियों को अपने हाथ में ले रहा हो तब उसे ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहा हो। तो भिन्न-भिन्न जो प्रकार के वातावरण हैं, हमें अपनी कक्षा को थोड़ा बच्चों के लिए फ्री बनाना चाहिए, वातावरण को थोड़ा उनको फ्रीडम देना चाहिए। बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए हमारे कक्षा का वातावरण, कि बच्चे अपनी बातों को आराम से कह सकें, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें और जो भी सीखी हुई चीज़ है उसको और अच्छे से आपको बता सकें या उसको प्रेषित कर सकें एक-दूसरे को। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा हम एक समावेशी जो हमारा सेटअप है उसमें भी हम भली प्रकार से शिक्षण और अधिगम करा सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन इसीलिए बहुत आवश्यक होता है। उसकी आवश्यकता क्यों है? उसकी आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि समावेशी शिक्षा में भिन्न भिन्न आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, इसीलिए हमें उनके लिए भिन्न भिन्न प्रकार की जो अवसर हैं वो देने होते हैं। ओके, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुलम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पाठ्यक्रम में क्या, जो पाठ्यक्रम हम बनाएंगे हम वही बच्चे को पढ़ाएंगे। तो पाठ्यक्रम को ही हम इस प्रकार से डिजाइन करें कि उसमें हमारे सारे बच्चे सम्मिलित हो जाएं, कोई बच्चा उससे अछूता न रह जाए। ये ना हो कि अच्छा अगर हमने ये विषय वस्तु पढ़ाई तब भाई बौद्धिक अक्षम बच्चे तो ये नहीं पढ़ पाएंगे, अच्छा अगर हमने ये पढ़ाया तो कैसे फिर हमारे दृष्टिबाधित बच्चे ये तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो ये उनको नहीं पढ़ाएंगे। नो, ऐसा तरीका खोजना है कि हमारी विषय वस्तु सबको पढ़े, सब साथ में पढ़े और साथ में सीखे। तो दिस इज करिकुलम डिफरेंशिएशन। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, क्लियर? यस मैम। ओके, अब मैं आप लोगों से